ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आज के इस सेशन में, जब हम बात करने वाले हैं सभी इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर भी बात करेंगे और हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मन में ख्याल है पहले, जैसा कि हमने कहा था कि हम एक दिन थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी करना चाहते हैं कि अब तक आपने जो चीजें सुनी हैं और जितना भी अभी तक आपने समझा है, उससे आपके मन और बुद्धि के अलाइनमेंट को ठीक करने में कितनी मदद मिली है और कितना अभी आपको अभी भी कुछ चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की, जहां तक जितना सीखा है उसमें अभी तक क्या क्या कुछ चैलेंज हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप टाइप कर सकते हैं मुझे क्वेश्चंस अपने। मैं टाइप में देखता रहूंगा, जो क्वेश्चंस आंसर करने के लायक होंगे तो आप क्या करें, चैट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस टाइप करते रहें। जैसे भी हमें वो मिलेगा तो हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। कोई भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, या कोई बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं। अगर कोई हैंड रेज करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछने का किसी के मन में है तो आप पूछ भी सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। ओके, गुड। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा बताया है। और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? किसी का हाथ उठा। आप ना अगर अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे, नीचे रिएक्शंस जो लिखा रहता है आपके नीचे टूल बार में, उससे अगर आप डिजिटली हैंड रेज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दूसरे पेज पे होने से पता नहीं चलता कि किन्होंने हैंड रेज किया है। जी है माँ, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि मतलब जैसे लोग मतलब लोग ही हम सभी कंफ्यूज होते हैं कि लव और अटैचमेंट हम उसको सेम ही समझते हैं कि ये लव और अटैचमेंट एक ही चीज है। एक ही चीज। तो इसका डिफरेंस समझना है। एक मेरा थोड़ा टॉपिक, आई थिंक मैं टॉपिक से अलग है कि मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट में। तो उसके बारे में मतलब हमारे कोर्स में है आगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है इस कोर्स में। आपके जीवन का कोई हिस्सा अनछुआ रहेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है जी। मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कोर्स को ऐसे डिजाइन नहीं किया है कि कोई एक भाग रह जाए। इस कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया है जो मेरा अपना जीवन है और एक इंसान के जीवन में कितने प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक तौर पर, संबंधों के तौर पर, अपने वर्क प्लेस के तौर पर, किसी भी प्रकार से हर उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई है कि जो सभी पलों का सोचना आपको मिले। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपने पूछा टाइम मैनेजमेंट की बात, तो सभी लोग लिख लें इस बात को। टाइम कांट बी मैनेज। समय कभी मैनेज नहीं किया जाता। समय सभी के पास 24 ही घंटे होता है और ये सारी जिंदगी 24 ही घंटे रहने वाला है। ना कोई ऐसा अमीर है जिसके पास 25 घंटे होते हों और ना कोई ऐसा गरीब है जिसके पास 23 घंटे हों। Actually, we only can manage our activities and we can prioritize our activities. Understand very carefully. ये जो टाइम मैनेजमेंट नाम पे जितने भी क्लासेस करते रहते हैं, हमें समझना होगा टाइम को हम कभी मैनेज नहीं कर सकते। We only can manage our activities according to the time. हम समय के अनुरूप अपनी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कैसे मैनेज की जाती है, तो उसके लिए प्रायोरिटी टेबल अपना सेट करना पड़ता है। और प्रायोरिटीज क्योंकि हर इंसान की अलग अलग होती हैं, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में कौन से काम ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं। हालांकि ये आप सब लोगों ने सुन भी रखा होगा, ऐसे कामों को पहली प्रायोरिटी पर रखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो। यदि आपने इम्पोर्टेंट कामों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा तो एक दिन वे आपकी अर्जेंसी बन जाएंगे। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। इम्पोर्टेंट अर्जेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट को पहली प्रायोरिटी, और जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट हो वो सबसे ऊपर प्रायोरिटी, क्योंकि वो दोनों ही काम हो गया, इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी।
मतलब अगर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में प्रायोरिटी देनी है तो पहले इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी दीजिए, अर्जेंसी को बाद में प्रायोरिटी दीजिए। कभी लोग अर्जेंसी को पहले प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। आज की इस अर्जेंसी को टाल सकते हो, लेकिन अगर आज आपने इम्पोर्टेंट काम के अर्जेंसी के लिए इम्पोर्टेंट काम को टाल दिया तो कल आपका ये इम्पोर्टेंट भी अर्जेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग यही गलती करते हैं और ऐसी ऐसी गलतियों के कारण से ही फिर वो लाइफ में एक चेन, मतलब फिर चेन बनती जाती है उनकी मिस्टेक्स। और वहां पे फिर बहुत सारी चीजें, इनके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, पूरा चैप्टर है इस बात को लेकर। और हमेशा आप याद रखिए कि लाइफ में आप किन कामों को प्रायोरिटी देना चाहिए, एंटरटेनिंग कामों को नहीं, हैप्पीनेस वाले कामों को। मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर वाले काम को प्रायोरिटी दे रहे हो आप, या लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस वाले काम को प्रायोरिटी दे रहे हो आप। सो लाइफ में अपने कामों को चेक करिए कि जो काम मैं आज करने जा रही हूँ वो काम मेरे को लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस देगा या शॉर्ट टर्म प्लेजर देगा। तो केवल प्रायोरिटी पे किन कामों को पहली प्रायोरिटी दीजिए जिनको आप लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस का रीजन मानते हैं। तो ये तो टाइम के बारे में बाकी काफी डिटेल आएगी, पर इतना ही बता देता हूँ। एक्टिविटीज को चेक करिए, भाई मैं ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कर रही हूँ जिनको नहीं करना चाहिए, या उनको तो ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ। कभी कभी हम हमारे भारत में खासकर हम सोशलाइज ज्यादा होते हैं और हम सोशल एक्टिविटीज में जाकर के अपना काफी सारा समय उसको ये मानकर कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम वेस्ट करते रहते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं इतनी ज्यादा सोशलाइज नहीं हूँ। मेरा जैसे मेरा खुद का काम है तो मेरा ये होता है कि मैं जिस काम को करने बैठ जाती हूँ तो अगर वो मतलब जब तक खत्म नहीं होता मैं तब तक जो दूसरा काम है ना उसको नहीं करती। इसी के लिए बैलेंस सीखना पड़ता है। एक्चुअली लाइफ इज नॉट अबाउट इम्बैलेंसिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो कोई एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन कोई दूसरी चीज इतनी प्रभावित हो जाएगी जिसका इम्पैक्ट आपके अच्छे से मिले अचीवमेंट की खुशी को भी गायब कर देगा। हाँ, वो इसीलिए ये होता है कि तो ये अनइंटेलिजेंट डिसीजन हो जाएगा ना बहन। फिर इसीलिए हम इंटेलिजेंस वाले चैप्टर को इतना खींच रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इस चैप्टर को मैं बहुत गहराई तक जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप अपने इंटेलिजेंस का सही से यूज करना सीखें कि हम इंटेलिजेंट डिसीजंस ले रहे हैं। देखिए दो समझिए, मैं इमोशनल डिसीजंस लेती हूँ या मैं इंटेलिजेंट डिसीजंस लेती हूँ। पहचान कैसे करेंगे आप, लिख लीजिए इस बात को। इंटेलिजेंट डिसीजन मीन्स a decision which create balance in your life। वो निर्णय सदा ही आपकी जिंदगी को संतुलन क्रिएट करेगा। वो आपके किसी प्रकार से आपको असंतुलन की तरफ नहीं लेकर के जाएगा, हमेशा आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएगा, एक कंटेंटमेंट लेके आएगा। अगर कोई भी डिसीजन आपकी लाइफ में बैलेंस और कंटेंटमेंट नहीं लेके आ रहा है, लिख लीजिए इस बात को, तो वो डिसीजन आपका इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। इसलिए इसको बड़ा ही समझना पड़ता है और ये आज काफी आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है इस चीज के लेकर। दूसरा आपने पूछा डिफरेंस बिटवीन द लव एंड अटैचमेंट, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लव में कभी आपके अंदर डिस्टरबेंसेस नहीं होंगी। अगर आप कभी भी अगर आप प्रेम, क्योंकि प्रेम को शक्ति कहा गया है, लव इज पावर एंड अटैचमेंट इज वाइस। अटैचमेंट क्या है, वो वीकनेस है, याद रखिए आप, है ना। अटैचमेंट में आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी, प्यार में कभी पीड़ा नहीं होगी। जो लोग ये बोलते हैं नहीं प्यार है हमें इसलिए पीड़ा है, एक्चुअली वो प्यार नहीं है, वो आपका अटैचमेंट है। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, है ना, ये हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लव जो होता है वो सबके प्रति होता है, अटैचमेंट जो होता है वो पर्सनल होता है, किसी से किसी के प्रति ज्यादा। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप प्यार कर रहे हो पर किसी को ज्यादा और किसी को कम कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि यू आर इन अ जोन ऑफ अटैचमेंट, नॉट इन अ जोन ऑफ लव। और लव में एक खास बात और भी होती है, लव हमेशा गिविंग का नाम होता है, नॉट टेकिंग। लव में कभी भी टेकिंग की भावना ही नहीं होती है। लव कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई मैंने आपके लिए इतना किया है तो आप भी मेरे लिए कुछ करो। लव मीन्स ऑलवेज अ गिवर। लिख लो आप, लव माना ऑलवेज अ गिवर। अगर आप में किसी से थैंक यू लेने की भी आ रही ना, अरे मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने जरा सोचा भी नहीं मेरे बारे में, तो दैट इज नॉट लव, दैट वाज द अटैचमेंट, दैट वाज इन द एक्सपेक्टेशन जोन। इसका मतलब आप अपेक्षाओं की दुनिया में हो, इसका मतलब आप इच्छाओं की दुनिया में हो, है ना। हाँ, जैसे भाई साहब बोले सेल्फलेस लव, एक्चुअली सेल्फलेस लव भी कुछ नहीं होता है, मैं सेल्फ ही लव हूँ। सेल्फ को लेस करके मैं लव नहीं बन सकता। एक्चुअली सेल्फलेस लव भी कुछ चीज नहीं होती बेसिकली, मैं आपको सही बताऊं तो आप सोच कर देख लो थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली आई एम लव एंड अवेलेबल फॉर ऑल।
लव एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसके ऊपर भी पूरा एक कोर्स का चैप्टर कराऊंगा मैं आपको। जब मैं आपको 7 वैल्यूज कराऊंगा तो 7 चैप्टर्स है 7 वैल्यूज पे। आज तक आपने कभी ऐसे नहीं किए होंगे, आज तक आपने 7 लेसन्स में पूरा कोर्स कर लिया होगा, लेकिन एक एक वैल्यू के ऊपर एक चैप्टर कराने वाला हूं मैं आपको। नॉलेज का एक अलग चैप्टर है, पीस का एक अलग चैप्टर है, लव का एक अलग चैप्टर है, और बहुत वास्ट चैप्टर है। आई एम लव अवेलेबल फॉर ऑल, ऑलवेज कीप इन माइंड। मैं प्यार हूं और मैं सबके लिए अवेलेबल हूं और इक्वली अवेलेबल हूं। इसके लिए मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, जिसमें अगर आप करना शुरू कर दिया, बाय गॉड आपको कभी भी जिंदगी में ना किसी से कुछ दुख होगा ही नहीं। मैं क्या करके चलता हूं, जो मेरी मान्यता है, इस दुनिया की हर आत्मा बराबर इंटेलिजेंट है। मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं आपको। सपोज करिए कि आपके पास फोन है और अगर आप सबके फोन की बैटरी 7000 mAh है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर आपकी बैटरी इतनी है, तो आप मुझे खुद सोच के बताइए, सभी के फोन में बराबर अच्छे काम करने की भी ताकत है और सभी के फोन में बराबर बुरे काम करने की भी ताकत है, हाँ या ना? तो आप उसी फोन से अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी। मान लिया कोई व्यक्ति खाली वीडियोस ही देखता रहे करके, तो कुछ देर में उसकी बैटरी 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति है जो केवल जरूरी काम करता है, बाकी नोटिफिकेशन ऑफ कर देता है और केवल प्रोडक्टिव काम ही करता है, तो उसकी बैटरी शायद 1 से 2 दिन चलेगी और फोन भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, फोन भी हैंग होने की संभावनाएं कम होंगी, हाँ या ना? ये बात से आपको बस समझ जाना चाहिए कि हम सब बराबर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हम अपने इंटेलिजेंस का यूज कहाँ कर रहे हैं? इन द जोन ऑफ एंटरटेनमेंट, इन द जोन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर और इन द जोन ऑफ प्रोडक्टिव थिंग, क्रिएटिव थिंग, यानी रचनात्मक चीजों में हम कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गई है? बिल्कुल ठीक है। हम ब्यूटीफुल। नाउ GSP भाई, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है भाई? मुझे नाम बता देंगे, मैं SP बोलता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे को। ओके भाई जी, मेरा नाम समीर पहूजा है। ओके समीर भाई, मैं समीर भाई बोलूंगा आपको। जी जी, है ना? जी समीर भाई। भाई जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे हमें बताया था ना कि इंट्यूटिव इंटेलिजेंस के बारे में जी, तो आपने कहा था कि मैक्सिमम ये वुमेन्स में पाई जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा है, ऐसा दुनिया मानती है। इट्स अ फेमिनाइन ट्रेट, मतलब ये दुनिया वाले लोग ये बात मानते हैं कि माताओं बहनों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वैसे भी साइंस भी कहती है कि जो लेडी की जो बॉडी है उसका इमोशनल ब्रेन ज्यादा शार्प होता है और जो जेंट्स होता है उसका लॉजिकल ब्रेन ज्यादा शार्प होता है। दैट्स व्हाई। और क्योंकि इंट्यूटिव जो है वो इमोशन से कनेक्टिव इंटेलिजेंस है, ओके, भावनाओं से कनेक्टेड इंटेलिजेंस है। कोई भी फीलिंग आ गई, अचानक से कुछ फील हुआ, मतलब उसमें उसका कोई एफर्ट नहीं था जी, तो और वो कब होता है? जितना आप क्लीन और क्लियर होते हो, जितना आप रिलैक्स होते हो, जितना आप साइलेंट होते हो। क्योंकि क्या होता है, याद रखिएगा, इंट्यूशंस कम्स फ्रॉम सुपरनेचुरल पावर्स, बेसिकली मेटाफिजिकल वर्ड से आती है, ऐसा कहा जाता है जी। और वो उन्हीं के पास आ सकती हैं जिनके माइंड को गॉड यूज करे। बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए। तो गॉड कब आपके माइंड को यूज करेगा? जब आप नहीं कर रहे होंगे। मेरा भाई जी प्रश्न भी यही था कि क्या हम इमोशनल इंटेलिजेंस से इसको इंक्रीज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम सब वही करते हैं। राजयोगा मेडिटेशन एक्चुअली वो प्रोसेस है। मैं आपको सही बताऊं, आज की डेट में आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूं कि इतनी प्यारी प्यारी इंट्यूशंस आती हैं कि मेरे शायद सालों से नहीं होने वाले काम चुटकियों में हो जाते हैं, जिस पर मैं बहुत दिमाग लगा के थक गया ना, मेरे को लगा ये तो अब तो बस होने का ही नहीं है। और जब मैंने उसको मेडिटेशन की स्टेज में बैठा, साइलेंस किया, अपने माइंड को स्क्रिप्टिंग किया, अपने माइंड की थॉट्स को चैनलाइज किया प्योरिटी की तरफ, अचानक से एक आइडिया कौंधा। और ये चीज मैंने कैसे करना शुरू किया, मैं आप सबको बता रहा हूँ। आप सब अपना इंट्यूटिव बढ़ा सकते हो, ये विधि अपना के देखना। ऑलवेज कीप अ स्मॉल डायरी इन योर पॉकेट। मैं हमेशा रखता हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मैं एक ऐसी डायरी, जैसे छोटी पॉकेट डायरी होती है, मैं हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ उसे। ऑलवेज कीप इट। इससे मुझे होता क्या फायदा है? पेशेंस लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत ही आराम से इंक्रीज होने वाला है, चिंता मत करिए, आप बस कोर्स में बने रहिए, सब पेशेंस भी बढ़ेगा, सारे गुण बढ़ जाएंगे। बस अभी यही वाली बात है, रुकने का पेशेंस आप डेवलप कर लो, बाकी सारे पेशेंस फिर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है,
तो मैंने किससे मुझे क्या फायदा हुआ? पहले क्या होता था, मुझे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते थे अचानक से। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो थॉट आ जाते थे, मैं नहा रहा हूँ तो थॉट आ जाते थे, तो मैं लिखता नहीं था। पता चला मैं शाम को उसे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है थॉट। मेरे को ही आया है सुबह और शाम को मेरे को ही याद नहीं आ रहा है। होता है आप सबके साथ भी ऐसा? कभी कभी कोई बहुत अच्छा सा विचार आ जाता है पर आप उसे लिखते नहीं हो, अब वो गायब। तो मेरे को इस बात में लगा, भाई इतना क्वालिटी का थॉट था जिसने मेरी अंतरात्मा को ठंडा कर दिया था एकदम से, बिल्कुल अंदर से लेकर के, और अब वो याद नहीं आ रहा है। मैं उसे यूज कैसे करूं? मैं आपको बहुत अच्छी विधि बता रहा हूं अपने अनुभव से। आज का सेशन मैं इसी फॉर्मेट में करने वाला हूं ताकि थोड़ी प्रैक्टिकलिटी बता सकूं मैं आपको। तो उससे क्या हुआ, मैंने डायरी रखना शुरू किया। अब पता क्या होता है, मैं कार भी चला रहा होता हूँ ना, अगर रास्ते में मुझे कोई थॉट आ गया ना, मैं अपनी कार साइड में करूंगा, पहले थॉट लिखूंगा, देन आई विल मूव। आप बिलीव नहीं करो, कई बार मुझे नहाते नहाते थॉट आ गया तो मैंने उसके तुरंत बाद बाहर आते ही पहला काम किया कि पहले वो थॉट लिख लिया। क्योंकि मुझे पता भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि मन भूलने के लिए तैयार करके रखता है हमें हमेशा। और ये हमारी अच्छी बात होती है, भूलना भी कोई बुरी बात नहीं होती। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन थॉट्स को लिख लिख करके इतना ब्यूटीफुल ज्ञान बाबा मेरे को टचिंग कराता चला गया कि मैं जब वो बातें किसी से करता था तो लोग अचंभित हो जाते थे, अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या? और शायद आप में से भी कुछ कुछ साथी जो अभी जुड़े हैं, जिनको जुड़वाया वो वही है जिनको लगता है अरे ये भी एक बात करने का तरीका हो सकता है क्या? हाँ या ना? अभी भी आप जब सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा ना, ये सारा का सारा कहीं से ऐसी करके चीजें निकल करके अंदर से आती है ना? तो ये चीज बहुत आपको हेल्प करेगी अगर आप अपना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हो। जब भी कोई अच्छा थॉट आपके मन के अंदर आए, इमीडिएटली राइट इट डाउन, उसे लिखिए आप, और फिर उसके ऊपर चिंतन करना शुरू करिए, क्या है ये चीज। धीरे 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 आप देखना, आपको इतने अच्छे इंट्यूशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत आने शुरू हो जाएंगे, बहुत। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली टच करेंगे। यस, इसीलिए मेटाफिजिकल वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड। उसमें सारा सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन सब कुछ प्रिपेयर्ड है और वो मेरे पास आने के लिए तैयार भी है, बस मुझे अपने मन को शांत करना सीखना है। और आपने कल वो चीज भी बोला था कि प्रॉब्लम्स बाद में आती है, सॉल्यूशंस पहले, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए और प्रेरणा का वो हो जाता है। और मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल जिंदगी इतनी खूबसूरत है ना, हम सिर्फ इसे देख नहीं रहे हैं, सिर्फ हम इसे देख नहीं रहे हैं। और मैं आपके सामने बस वही नजरिए डेवलप करना चाहता हूं ताकि आपको वो सब चीज समझ में आ सके। ठीक है, क्लियर हुआ समीर भाई? थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू। यस, और किसी के मन में कोई सवाल? हाँ जी रेनू बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, जैसे आपने बोले थॉट्स लिखने, पॉजिटिव ही या पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी अगर नेगेटिव भी आता है तो भी लिखो एक बार के लिए शुरू में, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसे हैं। मैंने ये भी काम किया है ताकि आप ये पहचान सको कि मेरे में नेगेटिव, आज दिन भर में मुझे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आए या मुझे पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आए। उससे आपका फेथ और इम्प्रूव करेगा, आपके अंदर चेकिंग हो जाएगी कि कौन से थॉट ज्यादा है, और इससे आपका फेथ आए। मैं बताऊं, मेरे को एक बार बड़ा फेथ आया। पहले मैं सोचा करता था जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही होता है। अच्छा, एक दिन मैंने क्या किया कि एक बात आप लिख लो, बड़ी अच्छा चीज आपको बताता हूँ। ऑल द इमोशंस डाइज अंडर ऑब्जर्वेशन। All the emotions dies under observation। मतलब हिंदी में बता देता हूं, जितने भी भावना उठ रही होती है ना, अगर आप ऑब्जर्वर बन जाओ, साक्षी बन जाओ, तो आप उन इमोशंस को वहीं के वहीं रोक सकते हो, मार सकते हो। तो बोलेगा इमोशंस को तो मारना नहीं चाहिए। एक्चुअली इमोशंस को मारना चाहिए, फीलिंग्स को नहीं। दोनों में अंतर है। इमोशंस एजिटेशन इन थॉट है, फीलिंग परसेप्शन बाय टच है। फील मतलब इमोशन के पीछे अंडरस्टैंडिंग शामिल हो गई, समझ शामिल हो गई। जब आपकी भावनाओं पर समझ का पहरा लग जाता है, तब जब वो होता है उसे कहते हैं महसूसता, फील करने से। रियलाइजेशन, बेसिकली फीलिंग इज अ रियलाइजेशन। और याद रखना, मेरी एक बहुत अच्छी बात आपको बाबा याद दिला रहे हैं, परमात्मा भी, मेरे को बहुत अच्छा सा थॉट आया है। रियलाइजेशन जितना बढ़ता जाएगा, रिग्रेट उतना ही घटता जाएगा।
अगर रियलाइजेशन नहीं है तो रिग्रेट रहेगा लाइफ में, मतलब पश्चाताप रहेगा। रियलाइजेशन मतलब होता है ना, बेसिक। मैं आपको एक और चीज बताऊं, बहुत बढ़िया सी बात। रियलाइजेशन हमेशा जीवन में, मैं अपनी बाकी क्लास में कराता हूं, पर नए साथी हैं उनके लिए बड़ा काम करेगा ये। प्रायश्चित करिए, पश्चाताप नहीं। पश्चाताप आपकी काम करने की शक्ति घटा देता है, क्योंकि पश्चाताप इज अ गिल्ट कॉन्शियसनेस। प्रायश्चित मतलब रियलाइजेशन। सो कभी भी याद रखिए, पश्चाताप नहीं करना है, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित मतलब इंप्रूवमेंट। मैंने रियलाइज किया, गलती मानी, एंड आई एम रेडी टू इंप्रूव नाउ। अब मैं, जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है वो गलतियों को दोहराता नहीं है। जो पश्चाताप करता है वो ये मानता है कि इंसान तो गलतियों का पुतला है और गलतियां करना उसका धर्म है, वो गलतियां करता ही रहता है। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? क्लियर हो रही है मेरी बात? किसी का क्वेश्चन हो इस बात में तो भी आप पूछ सकते हो। आप याद रखना, इस पूरे सेशन में किसी भी बात को सत्यवचन महाराज कह के मत स्वीकार करना। बस मैं यहाँ पर आप सबके साथ इंटेलिजेंटली बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको भावनात्मक, मैं कहता हूँ एक तरीके से, ये मेरे शब्द हैं, इनको अदरवाइज मत लीजिएगा, मतलब मैं यहाँ पे भावनात्मक मूर्खताएं पैदा नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो भी चीजें हो वो समझ के साथ। ये मैसेज आया एक बार फिर से, मैं कह रहा हूं पश्चाताप नहीं करना है, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित मतलब होता है इंप्रूवमेंट, पश्चाताप मतलब होता है गिल्ट। मेरे से गलती क्यों गई, ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से फिर से हो गया, है ना। ये सारी जो बात होती है ना, इसको बोलते हैं पश्चाताप। आप गलती करते रहो और पश्चाताप करते रहो, सुधार कभी करते नहीं है। प्रायश्चित क्या चीज होती है? मैंने रियलाइज किया, अब मैं एफर्ट डालूंगा और 100% इसे इंप्रूव करूंगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जब आप पश्चाताप करते हो तो आप खुद को पीटते हो, बेसिकली खुद को बीटन करते हो, और उस चीज में क्या करते हो, आप अपने आप को ब्लेम करोगे, सेल्फ ब्लेमिंग करोगे, आप सोसाइटी को ब्लेम करोगे, आप सिचुएशन को ब्लेम करोगे, आप अपने को प्राप्ति, सब चीजों को ब्लेम करते रहोगे। ये कौन है जो लिख रहे हैं? एक सेकेंड, ये कुछ एक मैसेज आया है, टू एयर इज ए ह्यूमन थ्योरी गिल्ट। ये क्या है? ये पूरा मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैसेज का साइज इतना बड़ा क्यों है? किसी के मैसेज ना प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एरर है ये। हाँ, ये है आपका एरर इज ह्यूमन थ्योरी गिल्ट। बिल्कुल, देखिए हम सब ना, हमें समझना है बेसिकली गिल्ट आने का जो कारण होता है ना, वो हम गलतियों से खुद को गलत कहने वाली बात करते हैं। देखिए, मिस्टेक्स तो हमें करनी चाहिए, मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि हमें गलतियां नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप पता है, अगर साइंटिस्ट गलतियां नहीं करते तो कभी भी इन्वेंशंस उनके नाम पर नहीं होती। एम आई करेक्ट और नॉट? आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? क्या कोई भी इन्वेंशन पहली बार में हुई है? आप बताओ, हुई है? नहीं ना, कोई इन्वेंशन नहीं हुई। हर इन्वेंशन में थाउजेंड्स बार उन लोगों ने गलतियां की। एडिसन से जब ये पूछा गया था कि कैसा लगा आपको 10,000 बार फेल होकर जब आपने बल्ब बनाया, तो कहते हैं, कौन मूर्ख कहता है कि मैं 10,000 बार फेल हुआ? मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सो अंडरस्टैंड करिए। लेकिन हमारे खासकर घरों में हमें क्या सिखाया जाता है? गलती मत कर देना, मतलब बच्चे को गलतियां करने से रोका जाता है सदा, हाँ या ना? कभी मत रोकिए यदि आप अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हैं। बस कोशिश ये करिए कि वो एक गलती को एक बार करे। अगर वो गलती करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और वो गलती ही नहीं करेगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
हाँ, ये अच्छी बात है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करने देनी चाहिए। वैसा नहीं है कि जाके एक्सीडेंट करने की गलती कर भाई, ये ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ऐसा नहीं, हमें अपने अनुभव उनको बताने हैं, चीजें सिखानी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है उनसे, एक बात और हमेशा के लिए आप अपने आप में गांठ बांध लीजिए, अगर परिवारों में संबंध सुधारना चाहते हैं, कभी भी किसी की भी गलती पर आपको रिएक्शन करना ही नहीं है, क्योंकि अब वो हो चुकी है। आपके रिएक्शन से, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे किन्हीं एक जने से मैं एक कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। चलिए मैं समीर भाई से ही करता हूँ। समीर भाई आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जी भाई। लेट्स से कि समीर भाई अगर आपने कोई गलती की, जी, है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया और उसमें गलती होगी, मिस्टेक होगी। अब यदि मैं आपको आपकी गलती के ऊपर कमेंट करूं, अच्छा जब आपसे गलती होती है, किसी इंसान से गलती होती है, तो उस समय वो डिप्रेस मोड में होता है या एम्पावर मोड में होता है? खुद डिप्रेस मोड ही होता है भाई जी, क्योंकि उसको अंदर से फेलियर होता है। जब भी कोई गलती करता है उसे पता होता है भाई गलती हो गई है, अंदर से वो डिप्रेस मोड में होता है, नहीं होता? बिल्कुल। गिल्ट मोड में भी होता है, डरे हुए मोड में भी होता है, फियरिंग मोड में भी होता है। हाउ, अब मैं आंसर कैसे करूंगा जी। जब कोई व्यक्ति गिल्ट मोड में होता है, डिप्रेस मोड में होता है, कमजोर मोड में होता है, अगर उस समय उसे आके कोई उसकी गलती पर कमेंट और कर दे, हाँ जी, तो आप मुझे बताइए उसका डिप्रेस, गिल्ट और ये सब चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी? नहीं भाई जी, और फर्दर वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति से गलती हो तो उस समय पर आकर के उस गलती से अगर वो ठीक होना चाहता है, माना उस गलती को ठीक करना चाहे, तो उसके लिए उसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी उससे। और अब मुझे उसे जाके कमेंट मार के, क्रिटिसाइज करके उसे डिप्रेस और डिमोटिवेट करना चाहिए? नहीं भाई, है ना। या मुझे उसे जाकर कहना चाहिए नॉट ए प्रॉब्लम, मेरे से भी हो गई थी, चिंता मत करो, अभी भी हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा है, वी कैन इम्प्रूव अगेन। बिल्कुल भाई। और भाई जी मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि आपने जैसे बताया ना कि एरर करना तो मनुष्य का एक प्रवृत्ति कह लो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए कि बिल्डिंग ब्लॉक भी है, आगे सीढ़ी भी है आगे चढ़ने के लिए। बस वो ध्यान ये रखना है, गलती एक बार करनी है, बिल्कुल, ताकि दोहराएं, एक गलती एक बार, बिल्कुल, क्योंकि लाइफ इज अ टाइम। अगर एक ही गलती को बार बार करोगे तो आपकी लाइफ जा रही है आपके हाथों से। बिल्कुल भाई, ये समझना है बस, अक्लमंदी जो आएगी। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, राजयोग इसमें क्या हेल्प किया मुझे? राजू ने ये हेल्प किया मुझे कि पहले मैं गलती को कई बार करता रहता था और कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने को, उस गलती करने से रोक नहीं पाता था, संस्कार बना रहता था। लेकिन राजयोग से मुझे क्या ताकत मिली? उसे होल्ड करने की ताकत मिल गई। माना गलती करने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने मन को काउंसिल करके रोक लिया कि नहीं बेटा, अब तेरे को गलती पे नहीं जाना है, अब हमें इस दिशा में जाना है। मतलब बुद्धि को भाई जी कहीं ना कहीं हमने उसके ऊपर हावी कर दिया। हाँ, हमने ट्रेन कर लिया अपने माइंड को संभालने के लिए, बुद्धि को ट्रेन कर लिया। बिल्कुल, ये चीज है, ये पूरी ट्रेनिंग। तो इसलिए हमेशा आप ये बात याद रखें कि जब भी कोई व्यक्ति गिल्ट में होता है, उसके गिल्ट को बढ़ाने वाली बातें ना कहें। जब भी कोई व्यक्ति गलती कर दे, उस बेचारे को जाकर के आप एम्पैथेटिक बिहेवियर दिखाएं, सिंपैथेटिक बिहेवियर दिखाएं, ताकि वो कैसे भी फिलहाल उस मोड से बाहर आए, ताकि वो अपनी गलती को रियलाइज करके उस गलती को इंप्रूव करने के इंटेलिजेंस को डेवलप कर सके। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम, मतलब बच्चे ने गलती कर दी पेपर में, चलो वो फेल भी हो गया, मैं तो यहाँ तक बात कहता हूं, वो फेल हो गया, क्या आपके डांटने से पास हो जाएगा? नहीं। लेकिन शायद आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर है ना, उसको ये रियलाइज करने में हेल्प कर सकता है कि मैं इससे इंप्रूव कर सकता हूं। और अगर आपने उसको जिस माइंडसेट से वो फेल हुआ है, उसके माइंडसेट को क्रिटिसाइज किया, अब उसका माइंडसेट उस फेलियर वाले माइंडसेट से और नीचे चला जाएगा। हाँ, गलती बार बार हो रही है तो उस पर कंट्रोल कैसे करें, वही सिखाएंगे हम आपको। पर की पेशेंस, टाइम तो लगेगा। क्योंकि एक बात आप याद रख ले, मैं फिर बता देता हूं, आप सभी के पास बहुत सवाल होंगे, आप सबके पास बहुत सारी बातें होंगी, परंतु एक बात याद रखना मेरी,
21 दिन मिनिमम लगेंगे आपको अपनी इन आदतों को समझने में, जो बातें मैं कर रहा हूं। 3 महीने लगेंगे उन आदतों को संभल करके सुधारने के लिए, संस्कार बनाने के लिए, और 9 महीने लगेंगे उन्हें जीवन का अमिट हिस्सा बनाने के लिए। तो कीप पेशेंस। लेकिन आप बस अभी ये समझिए कि जो मैं आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं वो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप खुद सोचो, जब हम ये पसंद करते हैं, हमसे कोई गलती होती है कि कोई प्यार से हमें समझा दे, कोई हमें कोऑपरेट कर दे इस समय, तो दूसरा भी तो यही उम्मीद करता होगा ना, तो हमें वही करना है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, किस किस की पिटाई हुई है बचपन में? हाथ उठाओ जरा। जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, बुजुर्ग भी हो गए हो भले ही, जिनके मम्मी पापा ने उनकी धुलाई करी अच्छे से, थप्पड़ अच्छे से पड़े हैं टीचरों के, है ना, सबको पिटाई हुई है ना। हाँ, हमें तो खूब हुई है भाई, और मुझे पता है आप सबको भी हुई है ना। मेरी तो बहुत हुई है। और अच्छा, जब पिटाई होती थी तो अच्छा कितनों को लगता था? सच बताना ईमानदारी से, झूठ बोलो ना, बड़े बड़े फिलोसफर मत बनना, बस ईमानदारी से बताना किस किस को अच्छा लगता था पिटते समय। मेरे को तो कभी अच्छा नहीं लगता था, बहुत गुस्सा आता था अंदर से, मन में आता था घर से भाग जाऊं। सच बता रहा हूं मैं आपको। और शायद सबको ऐसा ही आता था उस पर्टिकुलर पीरियड में जब पिटाई हो रही होती थी। अच्छा, तो उस पिटाई से हमने सीखा क्या? अच्छा, एक बात और बताइए, जब कभी पिटाई होती है तो माइंड स्टेबल होता है या सेट होता है? क्या कहेंगे बताओ? जब आपकी पिटाई होती है तो माइंड सेट होता है या अपसेट होता है? टीचरों से पूछते हैं, टीचर यहाँ जसविंदर जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, सामने देख रहे हैं मेरे को। यस जसविंदर बहन, आप बताओ, जब कोई टीचर पिटाई करता है, आपने भी करी होगी वैसे तो, पता नहीं करी या नहीं करी, लेकिन जब पिटाई करते हैं तो क्या होता है? आपका माइंड सेट होता है या डिस्टर्ब होता है? सर डिस्टर्ब ही होता है वैसे तो। तो अब आप बताइए, किसी को आप अच्छी चीज सिखाना चाह रहे हो, उसके माइंड को डिस्टर्ब करके, तो मूर्ख कौन हुआ? पिटाई करने वाला, है ना भाई। कोई भी चीज कब सीखी जाती है? जब आप पीसफुल होते हो, जब आप हैप्पी मूड में होते हो, जब आप अंडरस्टैंडिंग के मूड में होते हो, हाँ या ना? जब आप रियलाइजेशन के मूड में होते हो, तब हमारी लर्निंग एबिलिटीज हाई होती है। देखिए, फोर्सफुली आप किसी के शरीर को डिसिप्लिन कर सकते हो, बट क्या कोई किसी के माइंड को कंट्रोल एंड डिसिप्लिन कर सकता है? लेकिन प्यार में वो ताकत है कि कोई आपके प्यार के लिए मर मिट सकता है, कोई आपके रिस्पेक्ट के लिए मर मिट सकता है, लेकिन वो देने के लिए अंदर में ना बहुत पेशेंस चाहिए, अंदर में ना बहुत एक्सेप्टेंस चाहिए, हाँ या ना? जी। मैं आपको अपना ये एग्जांपल सुनाना चाहूंगा। मैं खुद ना जब पढ़ाता था, जिस कॉलेज में पढ़ाता था, 12th क्लास को पढ़ाता था मैं फिजिक्स। तो जब मैं वहां पे गया तो क्लास में ना साइंस के बच्चे थे और बच्चे चुप नहीं हो रहे थे। 4-5 बच्चे थे जो शैतानी कर रहे, चुप ही नहीं हो रहे थे मेरे क्लास में जाने के बाद भी। अब मेरे को अंदर से एकदम गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन। 2007 की बात थी, पर थैंक गॉड मैं हमेशा अपना ये बैज ना लगा के रखता हूँ। जो ये ओम शांति का बैज देख रहे होंगे, जो नए साथी होंगे वो उनके लिए अलग बात होगी, लेकिन जो पुराने को पता ये बैज है। पर मैं कभी नहीं उतारता, ना मैंने कभी ये किसी ऑफिस जाते उतारा, कभी उतारा ही नहीं। जिस दिन से बैज लगा उस दिन से बैज ये लगा रहा। मैं लगा गया क्लास के अंदर, तो ये मेरा अपना एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रोध से आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ कि क्रोध से ज्यादा काम चलता है। इंटेलिजेंट डिसीजन क्रोध नहीं होते, इंटेलिजेंट डिसीजन पीस होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं वहां पे गया, तो जब मेरे को मन में आया कि भाई मैं इनकी डंडा लूंगा, ठुकाई कर, बहुत गुस्सा आया अंदर में। लेकिन अगले ही पल, अब देखिए क्या इंट्यूटिव माइंड बता रहा हूं मैं आपको, अगले ही पल आई गॉट अ थॉट, अगर तूने इन्हें आज मारा तो ये तेरे ऐसे ऐसे नाम रखेंगे पूरे साल स्कूल में। मास्टरों के, सब मास्टरों के नाम रखे हुए होते हैं बच्चों ने। आप सबने रखे हुए थे अपने अपने टीचर्स के नाम अपने स्कूल में। किसी को खड़ूस कहते थे, किसी को अच्छा, किसी को खराब, बहुत सारे नाम होते थे। सभी ने रखे होंगे, अब कोई कोई ने रखे होंगे, कोई नहीं रखे होंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हम सब तो भाई उनमें से थे कि नाम रखते थे टीचर्स।
मैंने कहा भाई तेरे नाम बहुत रखे जाएंगे, और जो जब तुझे पसंद नहीं था, जब तुम मजाक उड़ाता था, तो क्या तेरे को किसी का मजाक बनना पसंद है? मैंने कहा भाई नहीं मेरे को तो पसंद नहीं है, ये तो मेरे को नहीं करना है। अच्छा ठीक है, नहीं करना है तो अच्छा। दूसरी बात, फिर तुरंत ही मेरे को अंदर से फील आती है कि यदि तूने इनकी पिटाई की तो पिटाई करने के बाद इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा या सेट हो जाएगा? तो मैंने अंदर अंदर जवाब दिया, भाई पिटाई होती है तो तेरा माइंड भी डिस्टर्ब होता था, तो इनका भी डिस्टर्ब होएगा। हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। इनको पीटने के लिए तेरे को तेरा माइंड डिस्टर्ब करना पड़ेगा या सेट माइंड से पीट सकता है? दूसरा जवाब अंदर से आया, तो भाई किसी को पीटने के लिए गुस्सा करना पड़ेगा, तो माना मुझे भी डिस्टर्ब होना पड़ेगा, गुस्से में माइंड डिस्टर्ब होएगा निश्चित रूप से। मैंने कहा भाई बता कि इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि एक आदमी खुद को डिस्टर्ब कर, दूसरों को, फिर खूब सारे लोगों को डिस्टर्ब करके और फिर फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने क्या किया। मैं क्लास में बोर्ड के पास जाके दोनों हाथ ऐसे करके बगल में और चुपचाप खड़ा हो गया परमात्मा की याद में। अच्छा, जब क्लास में टीचर शांत खड़ा हो जाए तो बच्चों की हालत क्या होगी? सारे बच्चे क्या हो गए? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं फिर भी नहीं पढ़ा रहा था, तो उनमें से कुछ बच्चे खड़े हुए और मेरे को कहने लगे सर प्लीज पढ़ाइए ना, क्योंकि उनको चिंता होने लगी भाई प्रिंसिपल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, देखिए आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं, क्योंकि आप ही की फीस से मेरी सैलरी आती है। यही शब्द थे मेरे, आप ही की फीस से मेरी सैलरी आती है, और मैं अगर आपकी पिटाई करूं तो देखो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, चिल्लाऊं तो भी डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, और मैंने कहा आपको पीटने के लिए, चिल्लाने के लिए मुझे डिस्टर्ब होना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा अच्छा बताओ, डिस्टर्ब होने के बाद आपका माइंड लर्निंग मोड में रहेगा? नहीं। तो अब आप बताइए मैं ऐसी मूर्खता करके क्या फायदा? तो पहले जो काम कर रहे हो उसी को निपटा लो भाई। जब आपका मन करे पढ़ने का तो मुझे आप आज्ञा करना और मैं आपको पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एनर्जी का सदुपयोग तो होगा। आप बिलीव करोगे, उसके बाद मुझे अपनी उस क्लास में कभी भी गुस्सा नहीं करना पड़ा। अब बताइए, क्रोध से अच्छा काम चला या शांति से? और मेरी क्लास में कभी बच्चे नहीं बोले, जहां मिलता था वहीं पैर छूते थे। कभी मुझे शोर नहीं करना पड़ा उनके ऊपर, कभी चिल्लाना नहीं पड़ा। अब आप मुझे बताओ कि इंटेलिजेंट डिसीजन वो होता कि मैं उनकी पिटाई कर लेता? हो सकता है उस समय मेरे से डर के, बड़े होने के नाते से कुछ देर के चुप बैठ जाते, पर क्या वो कुछ सीखते? क्या कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलता उस बात का? बाद में उस क्लास का रिजल्ट ये निकला कि कोई भी बच्चा फिजिक्स में फेल नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ, तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होकर उन बच्चों की पिटाई करके तुरंत का फायदा ले सकता था, अपना अधिकार का दिखावा कर सकता था मैं उनके ऊपर, मैं टीचर हूं करके। लेकिन क्या वो सही डिसीजन होता मेरा? आप बताइए, सभी लोग हाथ हिला के बताएं, क्या मैं सही डिसीजन लेता? तो ऐसा ही हम घरों में करते हैं। आप हमेशा जिंदगी में हमें सुनाते तो रहते हैं दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो आप खुद के साथ चाहते हो, लेकिन हम करते उसका उल्टा है। खुद के साथ चाहते हैं हमें प्यार से समझाया जाए, पर दूसरों को हम मार के समझाना चाहते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही करते हैं ना? खुद को चाहते हैं लोग हमें प्यार समझाएं, पर हम दूसरों को डांट के ही समझाएं, क्योंकि आसान होता है डांट के समझाना। चिल्ला दो बस किसी के ऊपर, क्योंकि आप बड़े हो शरीर से। लेकिन आप भूल जाते हैं इस बात को लेकर के कि जब मेरे को दुख होता था किसी के डांटने से, पीटने से, तो दूसरे को भी दुख होता है डांटने और पीटने से। अच्छे पेरेंट्स कौन होते हैं? अच्छे पेरेंट्स वो होते हैं कि जो उनके साथ हुआ और जिससे उनको दर्द हुआ, और अब वो अपनी आने वाली जनरेशन को वो दर्द नहीं देते। हमें कोई बदला थोड़ी लेना है कि हमारी ठुकाई हमारे माँ बाप ने करी, अब हम बदले में तुम्हारी करेंगे, क्योंकि हमने तो वही सीखा है। बुरे संस्कार थोड़ी सीखना चाहिए हमको सीखना चाहिए अच्छे संस्कार। अब मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ताकि ये भी एक और चीज आपके पास तक जाए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। हमेशा आप याद रखिएगा, एक पिता थे, उसके 2 बच्चे थे। वो पिता शराबी थे। एक शराबी पिता के 2 बच्चे थे, वो नालियों में पड़े रहते थे शराबी। उनमें से क्या हुआ, उनमें से एक बेटा जो था, उसी पिता का एक बेटा IAS ऑफिसर बन गया, और ये रियल स्टोरी है। और एक बेटा जो है वो शराबी बन गया। जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया, पहले शराबी बच्चे का इंटरव्यू लिया और पूछा भाई तुमने ये शराब पीना कैसे सीखा? बोले अपने पापा से सीखा, वो पी के पड़े रहते थे तो मैंने भी पीना शुरू कर दिया, कम उम्र में और आदत लग गई और मैं ऐसा बन गया।
फिर वो गए आईएएस के पास कि भाई तुम्हारी प्रेरणा कौन था, तुम किसको देख करके आईएएस बने? कहता अपने पिता को देख के। अब सारे के सारे कंफ्यूज, कहते भाई शराबी को देखकर आईएएस कैसे बन सकता है एक व्यक्ति? तो उसने कहा कि बस मैंने ये कसम खा ली थी कुछ भी बनूंगा पर अपने इस बाप के जैसा नहीं बनूंगा जो नालियों में पड़ा रहता है। तो ये शिक्षा क्या दे रही है कहानी? लेने वाले के ऊपर है कि वो क्या लेगा, ना कि देने वाले के ऊपर। जबकि हम क्या मानते रहते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया था ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया था। वो कुछ भी कर रहे थे, मैं ले कैसे रहा था ये इंपॉर्टेंट है। सामने दुनिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, दुनिया को इसलिए डिजाइन नहीं किया गया है। देखिए एक मूवी के अंदर सभी एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करने आते हैं, और वो एक्टर जब रोल प्ले कर रहे होते हैं तो दूसरा एक्टर ये नहीं देखता कि ये अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। हर एक्टर ये देखता है मैं मेरा रोल कैसे प्ले कर रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी यहां पे एक इंसान हूं या 10 इंसान हूं? एक हूं ना? एक हूं, लेकिन आप सबके दिमाग में मेरी अलग अलग पिक्चर बन रही है, हाँ या ना? मैं तो एक ही हूं, बात भी एक ही जैसी कर रहा हूं, पोस्चर गेस्चर भी मेरा एक ही जैसा है, लेकिन आप में से हर एक के दिमाग में मैं अलग हूं, हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसका मतलब क्या मैं कारण हूं आपके सुख या दुख का? आप जैसा भी फील कर रहे हो, आप खुद कारण हो अपने सुख और दुख का, क्योंकि आप वो हो जो आप सोच रहे हो मेरे बारे में। तो आज से इंटेलिजेंस ये है, समझ लीजिए, विद्वता आपकी इस बात में है कि आप ये रियलाइज कर लें कि आपकी जिंदगी जिस हालत में भी है उसके एकमात्र कारण आप हो, ना कोई सिचुएशन, ना कोई एनवायरनमेंट, ना कोई किताब, ना कोई और चीज। आपने क्या चुना है, एक बात। दूसरी बात, नो वन कैन कंट्रोल अस, नो वन कैन चीट अस। ना कोई हमें कंट्रोल कर सकता है, ना कोई हमें चीट कर सकता है। ये बड़ी गलतफहमी होती है, उन्होंने मुझे धोखा दिया। कोई किसी को धोखा नहीं देता है। एक्चुअली हमारा खुद का कुछ स्वार्थ होता है, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उसके चक्कर में हम धोखा खाते हैं, हाँ या ना? सच यही है, अंदर से पूछ के देखो। हमारा कुछ लालच होता है, हमको वहां पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिख रहा होता है, उस बेनिफिट के चक्कर में हम उनके साथ साथ होते रहते हैं। अरे धोखा मिल जाता है, अरे उन्होंने धोखा दे दिया, अरे वो तो अपना एक्टिविटी कर रहा था, उसके पास तो वही एक्टिविटी करने का हुनर था। गॉट इट? दिव्यांशी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाथ उठा हुआ है। नहीं। ओके ठीक है, तो ये समझे। प्रमोद जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, उनका हैंड रेज है। जी प्रमोद जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट अपने को। आपने म्यूट कर लिया, फिर से अपने को अनम्यूट कीजिए पहले। जी बताइए, कुछ कहना है आपको? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी वैसे भाई जी, ये जो रिकॉर्डिंग है या आपकी वीडियो, ये हमारे पास नहीं आ पाई है। अच्छा, नहीं मैं एक दिन की छोड़ करके आती है आप लोग पास ना, क्योंकि रोज नहीं तो वो ये क्या प्रोसेस है? मैं ये तो हमें जो है मतलब सेंटर से वीडियो वो आया था, लिंक आया था, उससे मैं आप। अच्छा, कहाँ रहते हैं भाई साहब? कहाँ पे रहते हैं आप? इस समय ग्रेटर नोएडा में हूँ मैं। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में ही है ना? तो आप ना एक YouTube के ऊपर जाकर के दिव्या वेलनेस हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपके पास दिव्या वेलनेस नाम से चैनल है YouTube पर। ये आप मतलब भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं इस तरीके के? मेरे पास भाई साहब आपका नंबर नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं मैं कैसे भेजूंगा। अच्छा, मेरे या तो आप नहीं, इसी नंबर से जिससे मैं बात कर रहे हैं वही ये नंबर है मेरा। नहीं एक्चुअली क्या है ना, आपका यहाँ पे तो नाम दिखाता है ना, जूम पे आपका नंबर नहीं होता है। तो आप क्या, कौन से सेंटर पे जाते हैं आप? मैं गोर सिटी 1 में जाता हूँ, मिठास के सामने है। अच्छा, गोर सिटी, ओके। तो आप ना, आप सिंपल सी बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। दिव्या वेलनेस चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना YouTube पे। देखिए लिख दिया है, मैसेज में पढ़ लीजिए आप, नीचे चैट बॉक्स में लिख दिया है। समीर भाई अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में आप अपना नंबर बोल दूं आपको।
आप चैट बॉक्स में अगर टाइप कर देंगे तो वहां पे टाइप कर दीजिए, मैं वहां पे मेरे को पर्सनल पे टाइप ऐसा है कि ये मैं असल सीरियस हूँ, मुझे इतना ज्यादा आता नहीं है। कोई बात नहीं, आप YouTube चलाते हैं ना, YouTube पे दिव्या वेलनेस टाइप कर लीजिएगा। एक मिनट पोती बुलाता हूँ, ये कर दीजिए टाइप। हाँ ये जरा मेरा फोन नंबर टाइप कर दीजिए। नहीं, आप ना दिव्या वेलनेस चैनल इनका सब्सक्राइब कर दीजिए गुड़िया, आप इनके लिए YouTube पर दिव्या वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इनको क्लियर हो जाएगा। बात कर ले, इनसे बात कर लो ना। हेलो, क्या नाम है आपका गुड़िया? बात कर हाँ जी, मैं क्या भेजना है? नहीं, दिव्या वेलनेस चैनल है YouTube पर, ये गुड़िया सब्सक्राइब कर देगी आपके लिए, तो फिर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पूछो कौन सा बता रहे हैं चैनल? आप कौन सा चैनल बता रहे हैं? दिव्या वेलनेस, DIVYAWELLNESS, दिव्या वेलनेस। YouTube पे टाइप कर लीजिए, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफाई कर दीजिएगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं, अगर मैं नंबर भेज दूं तो आप भेज सकते हैं फोन नंबर? हाँ ठीक है, फोन नंबर टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, फोन नंबर टाइप कर। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ हमारे यहाँ पे, हमें यही चीज समझनी है, यही चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी कभी हमें लाइफ में किसी के साथ भी कांटेक्ट में जाना है, तो पहली बात, कभी किसी की गलतियों के लिए उसे क्रिटिसाइज नहीं करना, और ये चीज आपकी कैसे थमेंगी, इन इमोशंस कैसे थामेंगे आप, उसके लिए मैं आपको थोड़ा आज लास्ट उसकी तरफ लेके जा रहा हूं, पहले स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तरफ। एक सेकंड, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। ये इंटेलिजेंस जब बढ़ जाएगा हमारा, तो फिर हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, टू डेवलप ऑफ द इंटेलिजेंस वी नीड टू नो द ट्रू सेल्फ और हु एम आई। जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं तब तक हमारा स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल को समझने के लिए स्पिरिट को समझना पड़ता है। व्हाट इज स्पिरिट, है ना, मैं कौन हूं, हु एम आई। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको पता चलेगा कि आप एक इनफाइनाइट पावर हैं। आप कोई ये हड्डी मांस का एक बॉडी नहीं है, ये आंखें नहीं है, कि ये कान नहीं है जो बहुत लिमिटेड है, जो लिमिटेड काम कर पा रहा है। आप तो इसको ताकत देने वाली वो शक्ति है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे हम बात करेंगे स्पिरिट के लिए कौन है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई विल फ्री फ्रॉम ऑल द एक्वायर्ड आइडेंटिटीज। हम सबके ऊपर ना बहुत सारे, हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी नेशनैलिटी, हमारी डिग्री, ये सब कुछ जो हमारे ऊपर बहुत सारी एक्वायर्ड हमने अपनी पहचान बना ली है, जो कि हम नहीं है। हम अपने आप को उन चीजों के द्वारा बताते हैं जो हम नहीं हैं, और जो हम हैं उसको हम जानते ही नहीं। और इसीलिए हम खुद को लिमिटेड समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हमें इन एक्वायर्ड आइडेंटिटी से मुक्त होकर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा, तब मेरा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, और तभी मेरे बाकी के तीनों इंटेलिजेंस जो कि आपस में चारों ये इंटरकनेक्टेड हैं, तभी मैं इनका सही समय पर, सही तरीके से, सही सिचुएशन में, सही इंटेंशन से यूज कर पाऊंगा। सो फ्री फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। हम जिन चीजों से अटैच हो जाते हैं तो इंटेलिजेंस प्रभावित हो जाता है। और इसी के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो मैं स्पिरिट हूं उसकी 3 पावर्स हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इंप्रेशंस। इनकी डिटेलिंग में जाएंगे हम, इसलिए हमने माइंड से शुरुआत करी थी पहले, फिर इंटेलेक्ट पे आए। कैसे माइंड और इंटेलेक्ट को यूज करके, मन और बुद्धि को यूज करके कैसे संस्कार निर्मित होते हैं, पहले कैसे ये हैबिट की फॉर्म में आते हैं, और हैबिट से कैसे संस्कार तक जाते हैं, और कैसे फिर ये लाइफ बन जाते हैं, और कैसे फिर संस्कार आपके माइंड और इंटेलेक्ट को ड्राइव करते हैं, इसको हम पूरा समझेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। प्योर अवेयरनेस क्या होती है सेल्फ की, मैं कौन हूं, आई एम अवेयरनेस, मैं चैतन्यता हूं, मैं जड़ नहीं हूं। ये बॉडी जड़ है,
अगर देखो आप इस बॉडी से अगर आप बाहर निकल जाओ, है ना, जो मैं कहने वाली शक्ति है वो बाहर निकल जाए बॉडी से, तो ये बॉडी चल भी नहीं सकती है, ये बॉडी बोल भी नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, सब कुछ होंगे, सारे ऑर्गन होंगे, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस इससे बाहर गई, अर्थात चैतन्य शक्ति इससे बाहर गई, तुरंत ही ये सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। दैट इज आई एम नेस, मैं ये हूं, इजनेस, यही हूं मैं, जो मैं कह रही है शक्ति। मैं और मेरा अलग अलग है, समझिए आप। जिसको आप सुबह सुबह शीशे में देखते हो ना चेहरे को, या जितने भी आपने अपने फोटो खींच रखे हैं, या आप अभी भी जो प्रमोद कुमार नाम को देख रहे हो ना, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं भाई जी आप साथ फोटो लेना है। मैंने कहा आप ले ही नहीं सकते मेरे साथ फोटो, है ना, आपके साथ फोटो ले रहे हो, आप इस बॉडी साथ फोटो ले रहे हो। मैं कौन हूं? मैं तो इसके अंदर बैठी हुई वो शक्ति हूं जो इसको चला रही है। जिसको आप शीशे में देखते हो वो आप नहीं हो, वो आपका फोटो है। मैं और मेरे के बीच के डिफरेंस को समझना है यहाँ पे। हम क्या बोलते हैं, आज मैं कैसा लग रहा हूं, आज मेरे घुटने में दर्द है ना? आप सोचो मेरा घुटना हो सकता है कभी भी? मेरे शरीर का घुटना है, मेरा घुटना नहीं है। मेरी आंखें, है ना, मेरे शरीर की आंखें हैं। मेरी आंख तो कौन सी है? थर्ड आई। थर्ड आई मतलब विजडम आई, मतलब नॉलेज की आई मेरी आंख है। ये समझना है। हमारी वाचा, हमारा बोलने का तरीका ही गड़बड़ हो चुका है। जैसे मैं आपको भी कुछ और एग्जांपल से समझाऊंगा। सो इसके लिए हम 2 चैप्टर समझेंगे, जो 2 लेसन्स हैं, हु एम आई एंड हु इज गॉड। इसकी तरफ हम आगे चलेंगे, जिसपे हम कल से थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम सबके ना बोलने में, सोचने में क्यों गड़बड़ हो गई है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जो बहुत ही एक दुनियावी एग्जांपल है, जो आप बहुत बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे किसी कोई, अच्छा, दिल्ली से बाहर कितने लोग हैं जो दिल्ली से दूर से हैं, जो दिल्ली से नहीं है आप में से, मतलब जो कनेक्टेड हैं यहाँ पे बट दिल्ली से नहीं है? ओके, जैसे डॉक्टर श्वेता यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, आप कहाँ से हैं? सर सीहोर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से हैं? सीहोर, मध्य प्रदेश। अब मेरे को क्लियर नहीं हो पाया बहन आपकी आवाज। सर सीहोर, मध्य प्रदेश। सीहोर, हाँ, मध्य प्रदेश। ओके, एमपी से। श्वेता बहन, बेसिकली फ्रॉम भोपाल। ओके, हाँ, तो जैसे आप भोपाल में हैं, तो भोपाल से जब आप दिल्ली आते हैं, है ना, सपोज आप गाड़ी से आ रहे हैं, तो जब दिल्ली आपके बिल्कुल करीब आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? आने वाला है दिल्ली। दिल्ली आने वाला है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम सभी। दिल्ली आने वाला है। कहाँ से आने वाला है दिल्ली? हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं या दिल्ली आने वाला है? दिल्ली आने वाला है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन सच क्या है, रियलिटी क्या है? हम दिल्ली पहुंचते हैं या दिल्ली आ जाती है? हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लेकिन बोलते क्या है? दिल्ली आ गई, मुंबई आ गई। कहां से आ गई भाई? वो तो वहीं है जहां थी। हाँ या ना? हाँ। मैं सही बात कह रहा हूँ, लेकिन बोलते यही है। यही चीजें हैं जिसने हमें कंफ्यूज किया। जो हम नहीं है वो हम खुद को समझने लगे। हमारे बोलने में इतनी प्रॉब्लम है, सोचो सोचने में कितनी प्रॉब्लम होगी। बोलने में इतनी मिस्टेक है तो सोचने में कितनी मिस्टेक होंगी या नहीं होंगी? इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करने से पहले तो अपने स्पीच पैटर्न को भी ठीक करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, आप सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, जब ये जो पूरी बॉडी है आपकी, इस बॉडी के अंदर से जब ये मैं कहने वाली शक्ति निकल जाती है, आई एम निकल जाती है, तो क्या होता है? क्या इस बॉडी कोई पार्ट, एक डेड बॉडी को सामने इमर्ज करो, अभी एक डेड बॉडी को सामने लेके आओ और एक लिविंग बॉडी को सामने लेके आओ। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आपके सामने एक लिविंग बॉडी होती है, जब उसके अंदर से कुछ निकल जाता है तो वो डेड हो जाती है। क्या वो दिखाई दिया है आज तक किसी को निकलते हुए? क्या निकल गया था उनके अंदर से? दिखता है? नहीं। लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि उसके रहते हुए आप दूर का सोच भी सकते हो, भविष्य का भी देख सकते हो। अच्छा, मैं अभी, आप यहां सब बैठे हुए हैं,
आप में से कौन कौन है जो अपने शरीर को फिर से बचपन में लेके जा सकता है? हाथ हिलाओ जरा, जो अपने शरीर को फिर से बच्चा बना देगा। अच्छा चलो बूढ़ा बना दो इसको, शरीर को अभी आज अपने भविष्य वाला बूढ़ा शरीर बना दो। कोई कर सकता है? हाथ हिला के बता। नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं, जरा जाओ अपने बचपन में, याद करो अपने बचपन को, उस फोटो को याद करो। बस सब पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? अभी मैं बोलूं अच्छा आज से अगले 50 साल बाद तक का प्लान सोच लो। अभी सोच सकते हैं नहीं सोच सकते? यू आर दैट, जो पास्ट में भी ट्रेवल कर सकता है और फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकता है। आप वो नहीं हो अभी। क्या आप में से कोई भी अपने हाथ से मुझे छू सकता है? नहीं ना। लेकिन अपने मन से आप सब मुझे छू सकते हो। आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं भी जा सकते हो। अच्छा एक बात और देखना, आप जहां भी पहुंच जाते हो मन से, आप उसी फीलिंग के आधार पर अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर लेते हो। हाँ या ना? सो एक्शन इंपॉर्टेंट या फीलिंग इंपॉर्टेंट? और देखो आप कैसे पता चलेगा कि मैं इटर्नल हूं? आप कभी किसी थॉट को कट कर सकते हो? चाकू लेके कट कर दो किसी थॉट को, काट के दिखाओ जरा। किसी इमोशन को कट कर सकते हो? अच्छा इमोशंस कब तक चल रहे हैं आपके अंदर? लर्निंग कब तक चल रही है आपके अंदर? जब तक वो सोल, वो स्पिरिट अंदर में है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए मैंने पहले दिन एक स्टेटमेंट बोला था, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। ये आंखें देखती हैं क्या? बोलो, आंखें देखती हैं? हाँ या ना? कुछ बोलो ना। अच्छा कौन कौन मानता है आंखें देखती हैं? हाथ हिलाओ। अच्छा नहीं देखती तो फिर क्यों है आंखें? आंखों से कौन देखता है? आंखें कभी नहीं देखती, आंखों से आत्मा देखती है। अगर सोल निकल जाती है तो आंखें होते हुए भी देख पाती है क्या? जब तक कि उनको किसी सोल वाली बॉडी में ट्रांसफर ना किया जाए। कौन देख रहा है अंदर से? अभी देखो मैं खुद बताता हूं आपको, आप सबकी आंखें मुझे देख रही हैं और मैं एक ही जैसा हूं, लेकिन फिर भी आपके अंदर फीलिंग अलग आ रही है। आंखें सेम को देख रही हैं लेकिन भावनाएं अलग चल रही हैं। तो आप बताइए कौन कंट्रोल कर रहा है, इनविजिबल या विजिबल? इनविजिबल। इसी इंटेलिजेंस को हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जिसने इसको समझ लिया वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे। अभी मेरे पास इतने एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जीवन के हर हिस्से के एग्जाम्पल बता सकता हूं आपको, एंड हर हिस्से के एग्जाम्पल को जाकर आप इस समझ से ठीक कर सकते हो। आज तक अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हो ना, तो मेरे 2 बातें याद रख लेना। पहली बात, सभी को इक्वली इंटेलिजेंट समझना। दूसरी बात हमेशा याद रखना, वे एक अलग मन है, आप एक अलग मन है। वे एक अलग बुद्धि है, आप एक अलग बुद्धि है। वे वैसा ही फील करेंगे जैसा वो कर सकते हैं, आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आप कर सकते हैं। जब आप उनकी तरह फील नहीं कर सकते हैं तो उनको भी मजबूर मत कीजिए कि वो आपको अपनी तरह फील करें। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, लेट्स। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको आज एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस बताना चाहता हूं। आप सभी को करनी है वो। आप एक डायरी पेन ले लीजिए, आज से ये मेडिटेशन सब करना शुरू करिए। और डायरी पेन लेके आपको क्या करना है, वो लिखना है जो आप चाहते हो अपने माइंड के लिए। आप देखना आपका माइंड कितना साइलेंट हो जाएगा। अभी साइलेंट हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा सकता हूँ इस बात का, यहीं बैठे बैठे, है ना। अभी आप लिखना शुरू करते जाइए, मतलब जो अभी मत लिखिए, बाद में लिख लीजिएगा। मैं बोलता जा रहा हूं, बस सिर्फ उसको सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। पहली बात, बिल्कुल सीधा बैठ जाओ, अटेंशन से बैठ जाओ, और बस मेरे जो मैं बोलता जाऊंगा ना, उनको साइलेंट मोड में सुनते जाना आप। मैं लगातार कुछ बोलता जाऊंगा और उसको ये फील करके सुनना कि वो आप अपने लिए बोल रहे हो। ठीक है, महसूस ऐसा करो कि वो सुप्रीम पावर गॉड बिल्कुल आपके पास आ गया है, आपके सामने है, जिसको आपने हमेशा
याद किया है, पुकारा है अपनी मदद के लिए, वो आज आपके सामने है और वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए है। अब आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू कर दो, ये मानकर कि भगवान आपको तथास्तु कहने के लिए खड़े हैं और आप शुक्रिया करते हुए लिखते जाएंगे। चाहे अभी चाहे बाद में, मैं तो थोड़ा जल्दी से इसको बताऊंगा, बस आपको सुनना है और महसूस करना है। थैंक यू गॉड। अभी हम गॉड ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपका रिश्ता बन जाएगा तो उसको हम पिता भी कहेंगे, बाबा भी कहेंगे, दोस्त भी कहेंगे, लेकिन अभी हम केवल गॉड करेंगे क्योंकि कुछ नए भाई बहन भी हैं जिन्हें भी गॉड का पूरा हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं, टाइम लगेगा अभी उन चीजों में जाने में। सो थैंक यू गॉड, आपने मुझ आत्मा को, अपने को आप आत्मा, क्योंकि आज हमने जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ जो यहाँ मस्तक के बीचों बीच बैठी है। डिटेलिंग कल हम समझेंगे। थैंक यू गॉड, मैं आत्मा आपकी ब्लेसिंग से संसार की सबसे एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, डिटरमाइंड, फोकस्ड महान आत्मा बन गई। थैंक यू गॉड, आपने मुझ आत्मा को अपने पवित्र मार्गदर्शन और वरदानी छत्र छाया में सदाकाल अपने पारसनाथ संग के द्वारा पारस बुद्धि बना दिया। थैंक यू गॉड, आपने मुझ आत्मा को समझदार बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, धैर्यवान बनाया है, पवित्र बनाया है। थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग्स के कारण सभी मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ, सब मुझे सुख देते हैं क्योंकि मैं सबको सुख देती हूँ। आपने मुझे सुखदेव बनाया है। थैंक यू गॉड, मेरा जन्म सदा देने के लिए हुआ है, मैं आप दाता का बच्चा हूँ, इसलिए मैं सदा सबको सुख देता हूँ, सबको प्यार देता हूँ, मैं सबके प्रति मददगार हूँ, मैं क्षमाशील हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मेरी बुद्धि ट्रांसपेरेंट बनाई है, आपने मुझे पवित्र मन और दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, जिसके कारण मैं आत्मा सदा ही शुभ और श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। थैंक यू प्यारे पिता, क्योंकि आप मेरे साथी हो, मेरे सारथी हो, इसीलिए मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में हर कर्म में निर्विघ्न रूप से विजयी हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मुझे गुणवान बनाया है, चरित्रवान बनाया है, आपने मुझे साहसी बनाया है, आपने मुझे निडर बनाया है। थैंक यू गॉड, आप मेरे साथ हो, मेरे सारथी हो, तो मेरे लिए अब डरने की क्या बात है। मैं सदा विजयी हूँ, हर कार्य मेरे लिए संभव है, सहज है, मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ, मेरा जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है, क्योंकि मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, क्योंकि मैं आपकी गाइडेंस में हूँ। थैंक यू गॉड, आप मेरे कोच हो, आप मेरे मेंटर हो, आप मेरे गाइड हो, आप मेरे ट्रेनर हो, आप मेरे साथ हो, तो मैं हर कार्य में सहज ही विजयी हूँ। आपसे प्यारा कोई नहीं। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। थैंक यू गॉड, आप वैद्यनाथ हो, और जब वैद्यनाथ ही मेरा हो गया तो मन का स्वास्थ्य भी मेरा, तन का स्वास्थ्य भी मेरा। मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार आपकी छत्र छाया में स्वस्थ भी है, सुरक्षित भी है, शक्तिशाली भी है, सफल भी है। थैंक यू प्यारे पिता, अपने वरदानों की पालना में हमें पालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाउ डू यू फील? ये सुन के कैसा लग रहा है? कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस? समीर भाई कैसा लग रहा है जो आपने सुना ही था?
जी भाई जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और वो जो जो आपने वरदान बताए वो ऐसा लग रहा है कि हम खुद उसको जी रहे हैं। अब बताओ, हमने क्या आपको कुछ दिया? ये हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सब क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी खुशी भी हमारे पास ही है, दुख भी हमारे पास है। अब मैं यहाँ पे बोलने लगूं, थैंक भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया है, मैं बड़ा नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। अब मैं ऐसे से गीत गाऊं तो क्या होएगा फिर? मेरा माइंड की रॉन्ग प्रोग्रामिंग, दुखदाई प्रोग्रामिंग। वो बोलो जो चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको। आपको डायरी दिख रही है? हाँ, सबको दिख रही है ना? इस डायरी में लिखा हुआ दिख रहा है किसी को? नहीं? पीछे शायद अब दिख रहा होगा। दिखा? जी। आपको दिख रहा है कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है? बिल्कुल। मैं ऐसे लिख के मेडिटेशन करता हूँ 1.5 घंटे। दिस इज अ माइंड स्क्रिप्टिंग। मैं अपने मन को वो थॉट देता हूं जो मैं चाहता हूं। मेरा मन अपनी आप ना सोचे, वो जो कुछ सोचे मेरी आज्ञा से सोचे। इसे कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का मतलब है अपने मन पर राज करने वाला। अगर आपका मन आपके ऊपर राज कर रहा है तो फिर राजयोग क्या होगा? और रिटन मेडिटेशन से खास बात मैं आपको बता भी देता हूं, जितने चाहे नए चाहे पुराने साथी, आप एक बात बताइए, मैं आपको गाय के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहूं तो पूरे टाइम आपके दिमाग में कौन रहेगी? गाय। मैं बोलूं माँ पे निबंध लिखो, आज हैप्पी मदर्स डे, मैं भूल गया, क्षमा करें सभी जगत माताएं, आप सभी जगत जननी माता सबको, है ना, हैप्पी मदर्स डे। बाबा के आप बहुत लाडले बच्चे हैं सभी। सबसे बड़ी बात है ना, आप सोचो मैं माँ के ऊपर बोलूं आपको ऐसे लिखने के लिए तो क्या होगा? पूरे टाइम कौन दिमाग में रहेगी? माँ रहेगी। तो अगर मैं बोलूं भगवान पे लिखो ऐसे तो पूरे टाइम कौन रहेगा दिमाग में? जो कहते हैं ना मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान भटक जाता है। तुम लिखना शुरू करो, ध्यान लगा ही रहेगा, भटकेगा ही नहीं। अभी मैंने सारे थॉट जब बोल रहा था तो 1 मिनट के लिए भी किसी का ध्यान इधर उधर गया था? जाएगा ही नहीं। सो प्रोग्राम योर माइंड, अंडरस्टैंड द मेडिटेशन। मेडिटेशन ये बैठने का नाम नहीं है। कुछ लोग बैठ जाते हैं, नींद करते रहते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं, गाने करते रहते हैं। ये मेडिटेशन नहीं है, ये केवल आप रिलैक्स फील कर रहे हो। मेडिटेशन मीन्स टू चार्ज योर माइंड। ठीक है?